तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर। आप लोगों ने लैब में शायद पोटेंशियोमीटर देखा होगा, अभी आप ज़्यादा लैब में नहीं गए 12th की, पर जब आप 11th की लैब में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एक गिटार जैसी चीज़ पड़ी हुई थी 10 वायर वाली, उसी को बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर। इसका 2 प्रैक्टिकल है, आपके सिलेबस में बहुत काम का टॉपिक रहेगा। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या करता है कि पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो काय को मेजर करता है? ईएमएफ ऑफ सेल को। कब? जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो सोर्स के थ्रू नहीं हो रही होगी, सोर्स के थ्रू फ्लो नहीं हो रही होगी। हाँ, तो इट इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम सोर्स। अब आप समझने की कोशिश करना बेटा प्लीज। बेसिकली ये इसका डायग्राम रहता है, ये एक्चुअली अपना पोटेंशियोमीटर है, इसका बेसिक डायग्राम रहता है। पोटेंशियोमीटर मतलब ये पूरा ये वाली जो लाइन है, ये पूरा वो डब्बा है 10 लाइन वाला। अब इसमें बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये है ना वाइवा में पूछे जाने वाला पोटेंशियोमीटर में पहला क्वेश्चन रहता है कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो पोटेंशियल है ना, इसका छोटा सा प्रिंसिपल रहता है कि जब भी यूनिफॉर्म वायर है मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होना चाहिए, और अगर उसके अंदर से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो, ये दो चीजें बहुत जरूरी होती है पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में। पहली चीज तो वायर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज ये कि उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। ऑन एनी पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म वायर potential difference is directly proportional to length of that portion when a constant current flows through it। अब इसी प्रिंसिपल को हम प्रूव करने जाते हैं। तो आप सबको ओम्स लॉ याद होगा, V इक्वल टू क्या होता है? IR। अब यहाँ पर R हटाएं तो R काय के बराबर होता है रो L बाय A के। याद है R इज इक्वल टू रो L बाय, इसी चैप्टर में पढ़ा। तो R की जगह पर रो L बाय A पुट करा, I रो बाय A एक कॉलम में ले लिया, L ऐसा का ऐसा। ऐसा क्यों करा? I भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है और A भी कैसा है? कांस्टेंट। ये तीनों कांस्टेंट की जगह पर एक कांस्टेंट रख दिया K, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? K। और यहाँ पर K कैसा है? कांस्टेंट। और अगर K कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। इसके बाद बेटा है ना वाइवा में है ना 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। पहला कि हम है ना पोटेंशियल डिफरेंस यूज करने के लिए पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है। मतलब है ना ये जरा सी चेंज में आपको इजीली V का चेंज बता देगा। दूसरी चीज ये कि इसको और सेंसिटिव बनाने के लिए क्या करें? तो बेटा इसमें है ना 2 चीजें करते हैं हम इसको और सेंसिटिव बनाने के लिए। एक्चुअली पहले जो पोटेंशियोमीटर आते थे उसमें सिर्फ 4 वायर रहती थी। कितनी वायर रहती थी? 4। आजकल जो पोटेंशियोमीटर आते हैं उसमें 10 वायर रहती। मतलब अगर आप नंबर ऑफ वायर्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ वायर्स मतलब लेंथ ऑफ वायर बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ 4 वायर थी मतलब 100 400 मीटर, 10 वायर हो गए मतलब 100 1000 मीटर। तो अगर हम लोग है ना क्या बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ वायर्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? या नंबर ऑफ वायर्स मतलब क्या बढ़ाएंगे? लेंथ ऑफ वायर। तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। दूसरा, अगर हम इसके अंदर की करंट डिक्रीज कर दे, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो है उसको क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर करंट को डिक्रीज करें तो हम इस रियोस्टेट की हेल्प से करंट है ना, रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 2 कारण होते हैं। अगर आप लेंथ ऑफ वायर बढ़ाएंगे तो भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और दूसरी चीज क्या रहेगा? अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो करंट काय की हेल्प से डिक्रीज करेंगे आप लोग? रियोस्टेट की हेल्प से। तो क्या बढ़ जाएगी? उसकी सेंसिटिविटी। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये सीधे प्रैक्टिकल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खैर थ्योरी में भी आता है। हमको बेसिकली क्या करना है? हमको 2 सेल का ईएमएफ को क्या करना है? कंपेयर करना है। बेटा ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में किसी तरह की करंट फ्लो नहीं हो रही हो। याद है ये आपको? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही हो। ये हमने लास्ट लेक्चर पे लिया था। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये तो बेसिक सर्किट था। एमीटर लगाया, एमीटर इसलिए लगाया ताकि हमको ये पता पड़ जाए करंट कम कब हो रही है। यहाँ पे की लगाई सर्किट को स्विच ऑफ ऑन करने के लिए। ये 2 सेल जिनका क्या कंपेयर करना है हमको? ईएमएफ। यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 2 वे की। क्या लगाते हैं? 2 वे की। मतलब एक बार हम उससे E1 को कनेक्ट करेंगे और एक बार काय को कनेक्ट करेंगे? E2 को। जैसे ही E1 को कनेक्ट करा हमने तो हमें गैल्वेनोमीटर से लेके
जॉकी को ढूंढने लग जाते हैं, कहाँ पर नल पॉइंट आएगा, कहाँ पर क्या आएगा, नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जहां पर किसी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, और जिस पॉइंट पे करंट फ्लो नहीं हो रही होगी तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो हमने ये माना है कि जब हमने E1 कनेक्ट करी, बैटरी कौन सी कनेक्ट करी, E1, तब नल पॉइंट आया किसी पॉइंट L1 पे। जब हमने बैटरी E1 कनेक्ट करी तब नल पॉइंट आया किसी पॉइंट L1 पे। फिर हमने क्या करा, फिर हमने E2 कनेक्ट करी, तो E2 जैसे ही कनेक्ट करी तो नल पॉइंट आया, तो नल पॉइंट कहाँ पे आया, L2 पे। तो उन पॉइंट को हम लोगों ने नाम दीजिए J और J डैश। मतलब ये कहीं लेंथ आई थी L आई होगी और यहाँ कहीं लेंथ आई होगी L डैश। बेटा ये एक ही वायर नहीं है, ऐसे 10 वायर है। हो सकता है पहली सेल लगाने की चौथी लाइन पे आई हो, तो दूसरे EMF की दूसरी इसकी सेल की 7वीं लाइन पे आई हो, तो L और L डैश वैल्यू ले ली। EMF क्या होता है याद है ना, भूलना मत। अब वही जो हमने वहां पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो कांस्टेंट, तो E1 इक्वल टू KL1। और ऐसे जब दूसरी की बात करो, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों इक्वेशन का क्या कर लिया हम लोगों ने, डिवाइड कर लिया। तो कैसे क्या हो जाएगा, कैंसल। तो E1 अपॉन E2 का एक इक्वल आ जाएगा L1 अपॉन L2। मतलब अगर आपको पहली सेल का नल पॉइंट पता है, दूसरी सेल का नल पॉइंट पता है, तो आप उनके EMF को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। उनके जो EMF का रेशो होगा वो काय के बराबर होगा, उनके नल पॉइंट की लेंथ के बराबर होगा। क्लियर है इतना? सो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर के दूसरी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी भी सेल की क्या फाइंड आउट करना, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो बेटा बहुत सरल है। देखिए बेटा जो है ना, इसका हमेशा प्राइमरी डायग्राम रहेगा, वो प्राइमरी डायग्राम तो वही रहेगा जो पोटेंशियोमीटर का था, कि एक बैटरी से होते हुए एक अपन लोग काय में चलेगा, एक बैटरी से होते हुए ये यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे हम लोग, वहां से होते हुए हम लोग एक रियोस्टेट में, रियोस्टेट से होते हुए की में, ये सेकेंडरी एंड। यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है एक सेल। इस सेल का हमको क्या फाइंड आउट करना है, EMF। इस सेल के पैरेलल में हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पर एक और लगाई है की। अब दो केस, पहला ये की ओपन रहेगी, जब ओपन रहेगी तो EMF, जब क्लोज रहेगी तो करंट फ्लो होगी, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो केसों में काम चलेगा। पहला ये की तो हमेशा क्लोज रखनी है, पहला कि K1 क्लोज हो और K2 क्या हो, ओपन। तो जब K1 क्लोज है, K2 ओपन है, तो फिर हमने नल पॉइंट ढूंढा। नल पॉइंट कहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल नल पॉइंट आ गया L1 पे, तो ये EMF का के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 पे, तो E1 का के इक्वल KL1। अब हमने इस की को क्लोज कर दिया। की को जैसे हम लोग क्लोज करेंगे तो की को क्लोज करने पे बेटा ये EMF नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा, ये EMF नहीं बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो V इज इक्वल टू K L2, दोनों का डिवाइड कर दिया, E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2। हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। और अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बोर्ड के इस कोने में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करा था कि R काय के इक्वल होता है E बाई V माइनस 1 अपॉन R। बेटा आप लास्ट वीडियो देखें उसको, तो E बाई V की जगह पर क्या लिख दिया, L1 बाय L2। बस अब कुछ नहीं करा, यहाँ पर E बाई V की जगह L1 बाय L2 लिख के यहाँ पर क्या ले लिया, LCM। तो R की वैल्यू आ गई L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। क्लियर है ये? तो बेटा पोटेंशियोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के पर्पज से। इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।